एक क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, उसके बाद फिर कल की जो क्लासेस चली थी उस पर चर्चा कर लेंगे। क्वेश्चन जो हमारा है, लिखिए, समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको समझने का प्रयास करना। समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखिए, विद्यार्थियों की संख्या। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा ऑप्शन है उपकरण की उपलब्धता। समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या ऑप्शन है? विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका? उपकरण की उपलब्धता। उपकरण की उपलब्धता। उपकरण की उपलब्धता। और तीसरा ऑप्शन है वातावरण। वातावरण। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक। समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। समय सारणी मतलब टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल को प्रभावित कौन कौन सा जो है कारक कर सकता है? तो उसमें पहला है विद्यार्थियों की संख्या, बिल्कुल कर सकता है। ज्यादा होंगे तो कोई भी टेस्ट हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, उसके बाद उपकरण की उपलब्धता, प्रॉपर आपके पास उपकरण नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। वातावरण तो बहुत ही ज्यादा, तो सबसे मेन फैक्टर है इसका। हाँ, इसका जो है सबसे मुख्य फैक्टर यही है। वातावरण का मतलब इन्वायरमेंट है, आसपास खूब जो है माहौल। हाँ, माहौल उस तरीके का है नहीं, तो जाहिर सी बात है इससे भी ठीक। उपरोक्त सभी, इसका आंसर सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उपरोक्त सभी। एक क्वेश्चन है, हम लिखवाएंगे नहीं इसको, लेकिन आप ही लोग जवाब भी दे दोगे, हमको पता है। प्री स्कूल के बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को भोजन में अधिक देना चाहिए। ठीक, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटीन, आपको पता है बच्चे के खाने में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा विकास। हाँ भैया, क्योंकि वो बच्चा उसमें विकास की अवस्था में होता है, तो उससे जो है प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, एक और लिखिए, बड़ा अच्छा जो है टेस्ट है एक, पर्सनालिटी टेस्ट किसने दिया? पर्सनालिटी टेस्ट किसने डेवलप किया या किसने दिया? पर्सनालिटी टेस्ट किसने दिया? कभी नहीं आप लोग ये पढ़े होंगे। ठीक, लेकिन क्वेश्चन अपने फिजिकल एजुकेशन का ही है, साइकोलॉजी का है। ठीक है, और बहुत अच्छा जवाब है। जवाब जो बताएंगे वो आप सभी लोग खूब पढ़िए। सिगमंड फ्रायड। ठीक है, जवाब इसका लिख लीजिए, सिगमंड फ्रायड। इसका आपका उत्तर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड।
सिगमंड फ्रायड। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। आपका जो व्यक्तित्व का जो टेस्ट है वो सिगमंड फ्रायड ने बनाया है। उस टेस्ट के माध्यम से किसी की पर्सनालिटी के बारे में आप पता लगा सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके बारे में जो है पता चल जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। भाई अभी पर्सनालिटी जब पढ़ाएंगे तो उसमें अलग अलग डिफरेंट वो भी आएंगे उसके। ठीक, एक और है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है इसमें से कुछ लोग जवाब भी दे पाए, तो जब जिसको पता जवाब भी दे सकता है। एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां एथेंस। एथेंस। ठीक है, कहां से हुई? एथेंस से हुई। यूनान, एथेंस हाँ, देश तो वही। ठीक है, एथेंस से हुई। एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? एथेंस से हुई। लेकिन हमारा जो है ये लिख लीजिए, आप इस क्वेश्चन लिख लीजिए। एथलीट शब्द की उत्पत्ति, एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहां हुई थी? एथलीट शब्द की उत्पत्ति एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसका जवाब क्या होगा? आपका उत्तर इसका होगा एथेंस। ठीक, उत्तर इसका क्या होगा? एथेंस होगा। एथलीट शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? इसका जवाब क्या होगा? एथेंस होगा। ठीक, अब इसमें महत्वपूर्ण ये भी है, पेपर में आया भी है क्वेश्चन कि एथलीट शब्द किस भाषा से लिया गया है? एथलीट शब्द आपका किस भाषा से लिया गया है? तो जब उत्पत्ति एथेंस से हुई तो भाषा कौन सी होगी? यूनानी होगी। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग, यूनानी भाषा से लिया गया। एथलीट शब्द आपका जो ये शब्द है आपका किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया। यूनानी भाषा है। ठीक है, एथलीट शब्द आपका किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक, और जो यूनानी भाषा में जो शब्द है, यूनानी भाषा का जो शब्द है वो है एथलोस। हाँ, उसको लिख लीजिए आप लोग, एथलोस। क्या है? एथलास लिख लीजिए। एथलास इंग्लिश में स्पेलिंग लिख लीजिए, इंग्लिश का ही वर्जन लिख लीजिए, एथलास। ATHLAS, एथलास। एथलास, ये ठीक है। सब हाँ, एथलास शब्द से ये जो है शब्द कौन सा है? एथलास। और भाषा कौन सी है? यूनानी। ठीक है, यूनानी भाषा है और एथलास आपका शब्द है। ठीक, क्लियर है? इसका अर्थ क्या होता है एथलास का? दौड़ना, कूदना, फेंकना, इसके यही अर्थ होते हैं। मतलब एथलीट जो आपका है ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपकी दौड़ने वाली, कूदने वाली और फेंकने वाली विधाएं आती हैं। ठीक, एथलीट जो आपका शब्द है इसमें दौड़ने वाली, कूदने वाली और फेंकने वाली विधाएं आती हैं। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर भैया? तो आप लिख सकते हैं इसका अर्थ क्या होगा एथलॉस का? दौड़ना, फेंकना। दौड़ना, दौड़ने वाली विधा। विधा मतलब क्या होगा बताइए? हमने हिंदी, अरे नहीं, हमने हिंदी बोल दी, विद्या लिख दिया, सॉरी, विधा। हमने विधा बोल दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। इवेंट, इवेंट करने वाला शिक्षा। दौड़ने वाले, ठीक है, दौड़ने वाले इवेंट्स, फेंकने वाले इवेंट्स, ठीक है, हाँ, कूदने वाले इवेंट्स, कूदने वाली प्रतियोगिताएं, दौड़ने वाली ये चीज। ठीक है, दौड़ने वाली, कूदने वाली, स्पर्धा। हाँ, स्पर्धा और इसका हिंदी वर्ड है, स्पर्धा भी कह सकते हैं आप। कूदने वाली स्पर्धा, ठीक, और फेंकने वाली।
ठीक है, फेंकने वाली, ठीक, फेंकने वाली स्पर्धा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भैया? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। पेपर में जैसे आ भी सकता है, एथलीट शब्द का अर्थ होता है, तो एथलीट शब्द जो है उसका अर्थ यही होता है कि यह एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत दौड़ने वाली, कूदने वाली और फेंकने वाली विधाओं का वर्णन किया जाता है। मतलब जिसके अंतर्गत इस प्रकार के स्पर्धाएं आती हैं। और यह शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, और यूनानी भाषा का जो शब्द है वो आपका एथलॉस है। क्या है? एथलॉस शब्द है। ठीक है, हाँ। THELOS है, AS एथलॉस, इसीलिए मैं एथलॉस बोल रहा हूँ ना। ठीक है, ठीक। तो ये आपको पता होगा ओलंपिक खेल 2008 का आयोजन कहाँ हुआ, बताइए। 2008 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं? लंदन। पक्का बताइए। लंदन ही नहीं जी, बीजिंग। बीजिंग, हाँ बीजिंग। लंदन 12, 16 रियो, ए बी ल, ठीक। ए से एथेंस, बी से बीजिंग, ला से लंदन। बीजिंग के बाद हाँ। लंदन हुआ। एक क्वेश्चन है, लिखिए आप लोग, या हाँ लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। शरीर को सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद इकाई, शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद इकाई होती है। हाँ, शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद इकाई होती है। शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद इकाई होती है। शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक उत्पाद इकाई होती है। यकृत, अच्छा, लीवर। इसका जवाब लिख लीजिए, लीवर। कितने केजी का होता है? 1.5 केजी का। ठीक, चलिए। ये क्वेश्चन को जैसे जो है महत्वपूर्ण थे, जैसे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने पढ़े कई बार हैं लेकिन सामने नहीं आ पाए, तो उन क्वेश्चनों को सामने आज ले आए उनको। ठीक, पठार क्या होता है? पठार एक ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्ति जाके उसकी जो सीखने की स्थिति, वो स्तर है, वो जाके वहां पर रुक जाता है। इसे ही हम पठार कहते हैं। ठीक, प्रोफेसर हंसराज भाटिया जी ने क्या कहा है कि व्यक्ति जो है एक सीमा तक उसकी मतलब दौरान आगे बढ़ने की अवस्था जहां पर वो आकर के रुक जाता है, आगे ना बढ़ने की अवस्था जहां पर आकर के वो रुक जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और इस अवस्था में छात्र कोई भी प्रगति नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहां से भैया कुछ ऊपर ज्यादा सीख ही नहीं पा रहा है, उसके बाद कुछ जो है चीजें जान ही नहीं पा रहा है। तो ये आपका है पठार। ठीक, पठार आपके 3 प्रकार के होते हैं, उत्तल, अवतल और मिश्रित कर्व। ठीक है, उत्तल कर्व, अवतल कर्व और मिश्रित कर्व। उत्तल कर्व जो आपका होता है, ये हमने कल बताया था, इसमें बच्चा पहले ठीक और बाद में, क्योंकि इसका जो कर्व ऐसे बनता है। ठीक, हाँ, नीचे को मतलब पहले तेज भागता है, फिर नीचे डाउन जाता है, डाउनफॉल में आ जाता है। अवतल कर्व में क्या होता है? इसमें बच्चा पहले धीरे से होता है, बाद अभ्यास के माध्यम से तेज सीखने का प्रयास करता है। ठीक है, और मिश्रित कर्व में क्या होता है? पहले तेज, फिर धीमा, और फिर तेज, फिर धीमा, और अंत में जो है तेज ही रहता है। ठीक है, तो ये आपका मिश्रित कर्व हो गया। तो कारण क्या होंगे? वही है कि आपका अनबैलेंस जो है, जो इरेगुलर रूटीन। ठीक है, जो असंतुलित आपका जो रूटीन है, वही आपका इसका कारण बनेगा। ठीक, निवारण क्या होंगे? उन पर आप जो है परे पालो, उन पर अच्छे से कमांड कर लो कि भैया हमको समय सोना है, समय से उठना है, समय से खाना खाना है, समय से जागना, समय से पढ़ना है, और समय से अपना वर्कआउट करना है। जो भी चीजें आपकी हैं सब समय अनुसार होनी चाहिए। अगर आप थके हो, जब प्रॉपर समय से करोगे तो थके होगे तो जो है रेस्ट भी आपको उतना पर्याप्त चाहिए, है कि नहीं भैया? उसके अलावा मोटिवेशन भी आपको चाहिए, कोई मोटिवेट करने वाला भी हो। ठीक, तो
आगे डाली हेडिंग आज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, डाली हेडिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हाँ, अधिगम स्थानांतरण, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण, हिंदी में कह सकते हैं आप। तो इसमें सबसे पहले आप एक लाइन लिख लीजिए, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा इससे भाई, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना वही आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक, यानी कि अगर हम इसको और भी अगर अच्छे से बोल पाए तो ये भी कह सकते हैं कि सीखे हुए ज्ञान को किसी विशेष परिस्थिति में प्रयोग करना। ठीक है, सीखे हुए ज्ञान को किसी विशेष परिस्थिति में प्रयोग करना अधिगम आपका स्थानांतरण कहलाता है। तो लिख लीजिए इसको भी, सीखे हुए ज्ञान को किसी विशेष स्थिति में, सीखे हुए ज्ञान को किसी विशेष स्थिति में, सीखे हुए ज्ञान को किसी विशेष स्थिति में, सीखे हुए ज्ञान को किसी विशेष स्थिति में उसी ज्ञान का उपयोग करना, उसी ज्ञान का उपयोग करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। उसी ज्ञान का उपयोग करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। सीखे हुए ज्ञान को किसी विशेष परिस्थिति में, सीखे हुए ज्ञान को किसी विशेष परिस्थिति में उसी ज्ञान का उपयोग करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। ठीक है, या आगे लिख सकते हैं आप इसमें, एक स्थिति में सीखी गई आदतें, एक स्थिति में सीखी गई आदतें कमा ज्ञान, एक स्थिति में सीखी गई आदतें कमा ज्ञान, एक स्थिति में सीखी गई आदतें कमा ज्ञान व प्रशिक्षण का प्रयोग दूसरी स्थिति में करना, व प्रशिक्षण का प्रयोग दूसरी स्थिति में करना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है या अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण कहलाता है।
एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना। आप मतलब पहले की जो परिस्थिति थी, ठीक है, वहां पर आप लर्निंग कर रहे थे, उसके बाद अचानक से कोई बदलाव हो जाए आपकी वो जो लर्निंग की प्लेस थी, या जैसे मान लीजिए पिताजी का ट्रांसफर हो गया अचानक से, ठीक है, आप जिस विद्यालय में जा रहे थे उसका जहां भी आप जिस शहर में ट्रांसफर हुआ है और वहां के विद्यालय में जब आप अपना प्रवेश लेंगे जा करके, तो वहां के एनवायरमेंट को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप उन सब चीजों को क्या करते हैं, समझने का एडॉप्ट करते हैं। यही आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। या फिर जो भी आप पहले से ज्ञान सीखे हुए हो और बाद में अचानक से कोई आपका पेपर आ गया या इंटरव्यू लग गया आपका, और वहां पर उस ज्ञान का आप प्रयोग कर लेते हैं, यही आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। या किसी को सिखाते हैं, यही आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। जैसे मान लीजिए भैया हम जो भी सीख कर आए हैं आज से पहले, और उस चीज का प्रयोग हम आपके सामने आकर के करते हैं, विशेष परिस्थिति हमारे लिए परिस्थिति विशेष सही है, क्योंकि सामने सब लोग बैठे हुए हो, सभी को हैंडल करना, सभी को समझाना, सभी को संतुष्ट करना, तो यही हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। मतलब हम अपना ज्ञान आपको दे रहे हैं, अपना ज्ञान, पूर्व का ज्ञान जो भी है, पूर्व का अनुभव जो है वो आपसे साझा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी लर्निंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, यही आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना, या विशेष परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना। ठीक है, या कह सकते हो विशेष परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना। ठीक, विशेष परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग करना, छोटी लाइन में हम इसको कह सकते हैं इस तरीके से। यही आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। बहुत महत्वपूर्ण। बताइए, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या? एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कंफर्म। जितने टॉपिक साइकोलॉजी में पढ़ाऊंगा उतने टॉपिक से, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 3 नहीं मिलेंगे, ये भी मैं बता रहा हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, कंफर्म है, 100% से हो रहे। ठीक, तो लिखिए, यह 3 प्रकार के होते हैं। इसका एग्जांपल देते हैं, फिर पूछते कौन सा है ये। हाँ, तो अब बताएंगे ना, उसी में बताएंगे, जब इसके प्रकार बताएंगे तो सब बताएंगे हम आपको। यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला लिखिए, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरा क्या है? निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हाँ, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और तीसरा क्या है? जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, दूसरा नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और तीसरा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसको अगर हम समझना चाहें तो बस यही है कि जो आपका पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक इस प्रशिक्षण में स्थानांतरण, जो आपका सकारात्मक है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि जो आपने कौशल सीखा था, जो आपने स्किल सीखी थी, उस स्किल का किसी दूसरे खेल में आप प्रयोग कर सके, उसका जो है लाभ उठा सके, उसका रिजल्ट प्राप्त कर सके, यही आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। ठीक है, जो आपने स्किल सीखी थी वह जो है आप किसी और खेल में, दूसरे खेल में आपका
काम आ जाए, यही आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यानी कि सीखे हुए ज्ञान का किसी अन्य विषय में प्रयोग किया जाए और उसका रिजल्ट क्या है, सकारात्मक आए, वही आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। क्योंकि हम लोग खेल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपने नहीं नहीं हाँ चलिए एनाटॉमी का बात कर लेते हैं। आपने एनाटॉमी का अध्ययन किया, ठीक है, और एनाटॉमी का अध्ययन बायोमैकेनिक्स से संबंधित होगा कि नहीं होगा? है? होगा, क्योंकि बायोमैकेनिक में आप मूवमेंट जरूर पढ़ते हो, लेकिन किस मांसपेशी का मूवमेंट है ये आपको एनाटॉमी से पता चलता है। क्योंकि जैसे बाइसेप कर्ल कर रहे हो आप, तो आपकी कौन सी मसल वर्क कर रही है आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको छोड़िए, आप सीधा आप आ जाइए। मान लीजिए कोई बैडमिंटन खिलाड़ी खेल रहा है, कोई खिलाड़ी बैडमिंटन का खेल रहा है, खेलना चाहता है सॉरी, या खेल रहा है, तो उसके लिए स्क्वैश खेलना आसान होगा कि नहीं होगा? स्क्वैश देखे ना आप, वो भी ठीक है, कुछ उसके शॉट भी उसी तरीके के होते हैं। मतलब बैडमिंटन वाले खिलाड़ी को स्क्वैश खेलना आसान है कि नहीं है? बोलिए, तो ये क्या होगा आपका सकारात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। बैडमिंटन के खिलाड़ी को स्क्वैश खिलाया जाए, मतलब खेलना चाहता हो, तो जाहिर सी बात है उसके लिए सकारात्मक होगा। और बैडमिंटन खिलाड़ी को जो है थ्रोवर से आप कर दिए तो कोई मतलब थ्रोवर का स्किल अलग है, मतलब बहुत अंतर, जमीन आसमान अंतर है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। भाई पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है। दूसरा उसके अलावा जैसे मान लो कोई गणित का छात्र है तो फिजिक्स अच्छे से पढ़ सकता है, वो फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल है वो गणित के संबंधित सूत्रों से उनको हल कर सकता है। उसके अलावा जैसे मान लो कोई बास्केटबॉल खेलना चाहता है तो बास्केटबॉल खिलाड़ी को हैंडबॉल आसानी से, क्योंकि बास्केटबॉल में 3 स्टेप या और हैंडबॉल में 3 स्टेप चलता है, चलता नहीं चलता है। कुछ ड्रिबलिंग भी मिलती जुलती है। बास्केटबॉल चूंकि फाउल का अलग सिस्टम है, लेकिन ड्रिबल तो इसी तरीके से कर रहे हो आप, जब बॉल लेकर आगे चलते हो, तो बास्केटबॉल वाले खिलाड़ी को आप हैंडबॉल में ला सकते हैं या हैंडबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल में ला सकते हैं। मतलब कहने का है कि जल्दी सीख जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ स्किल उसकी समान है। उसके अलावा टेनिस के खिलाड़ी को फोरहैंड ड्राइव जैसे आप कहते हैं, तो जो है टॉप स्पिन में बदल जाए। हाँ ठीक है, टेनिस में फोरहैंड ड्राइव जो मारता है, फोरहैंड ड्राइव ये जो होती है, और इसमें जो है थोड़ा सा टॉप स्पिन का प्रयोग कर लेता है। ये भी आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ही है। टेनिस में फोरहैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया जो होती है टॉप स्पिन सहित फोरहैंड में रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है। ठीक, तो इसमें लिख लीजिए अब आप लोग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में लिखिए, इस प्रकार के स्थानांतरण में, इस प्रकार के स्थानांतरण में इस प्रकार के स्थानांतरण में पहले की लर्निंग बाद की लर्निंग के लिए, पहले की लर्निंग बाद की लर्निंग के लिए उपयुक्त होती है। पहले की लर्निंग बाद की लर्निंग के लिए उपयुक्त होती है। मतलब जो आपने पहले सीखा था किसी गेम में, और आपको वही किसी ने बताया, बास्केटबॉल आपने पहले सीख रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा करिए, हैंडबॉल भी खेलना शुरू करिए, तो जाहिर बात है उसका प्रभाव हैंडबॉल में दिखेगा, क्योंकि आपका आप ड्रिबलिंग आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है, 3 स्टेप आसानी से ले पा रहे हैं, कुछ चीजें जो है इसमें समान हो जाती हैं। तो आगे लिखिए, अर्थात, मतलब दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं इसको, अर्थात सीखी हुई स्किल
अर्थात सीखी हुई स्किल किसी दूसरे खेल में काम आ जाए, अर्थात सीखी हुई स्किल किसी दूसरे खेल में काम आ जाए, सीखी हुई स्किल किसी दूसरे खेल में काम आ जाए, इसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। इसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भैया एग्जाम्पल ही है। जी। अगर आपको एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका सही नहीं हो पाएगा। जी। आपको खेल के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी स्किल किसमें कार्य कर सकती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी बेसबॉल खेले तो क्या समान हो सकता है? हो सकता है। हो जाएगा। ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। जी। ठीक है, बैट भले किसी और प्रकार का है कि जब शॉट मारेगा तो कुछ ना कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, क्रिकेट के खिलाड़ी बेसबॉल में पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी। हो जाएगा। तो लिखिए, बैडमिंटन के खिलाड़ी के लिए स्क्वैश खेलना आसान होता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी के लिए स्क्वैश खेलना आसान होता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी के लिए स्क्वैश खेलना आसान होता है। क्योंकि दोनों रैकेट खेल है। क्योंकि दोनों रैकेट खेल ही है। क्योंकि दोनों रैकेट खेल ही है। अगला लिखिए उदाहरण, बास्केटबॉल के खिलाड़ी के लिए, बास्केटबॉल के खिलाड़ी के लिए हैंडबॉल खेलना आसान होता है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी के लिए हैंडबॉल खेलना आसान होता है। बास्केटबॉल खिलाड़ी के लिए हैंडबॉल खेलना आसान होता है। अगला उदाहरण लिखिए, क्रिकेट खिलाड़ी को बेसबॉल खेलना आसान होता है। क्रिकेट खिलाड़ी को बेसबॉल खेलना आसान होता है। क्रिकेट खिलाड़ी को बेसबॉल खेलना आसान हो सकता है। होता है ना, लिखिए हो सकता है, ज्यादा सही है। आसान हो सकता है। अगला एग्जाम्पल लिखिए, टेनिस में 4 हैंड ड्राइव सीखने पर, टेनिस में 4 हैंड ड्राइव सीखने पर, टेनिस टेनिस लिखा गया। टेनिस, टेनिस आपका कौन सा है पता है? जो लॉन टेनिस होता है। ठीक, लॉन टेनिस जिसकी खिलाड़ी आपकी सानिया मिर्जा जी। टेबल टेनिस अलग होता नहीं, टेबल टेनिस अलग है, है। वो मेज पर होता है आपका। टेनिस, ये लॉन टेनिस की मैं बात कर रहा हूँ। लॉन टेनिस किस चीज पे खेला जाता है? लॉन टेनिस आपका क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, आपने पढ़े हैं ये जो है आपकी जो पूरे चैंपियनशिप चलती है सालों भर, जो है आपका ग्रैंड स्लैम। ठीक है, उसमें जो है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, हाँ ये सब चलती है ना। सबसे पुरानी इसमें पूछा जाता है विंबलडन ओपन। सबसे पुरानी प्रतियोगिता आपकी विंबलडन ओपन होती है कि नहीं? ऐसा है। इसका क्रम भी पूछते हैं जी, इसका क्रम भी पूछते हाँ क्रम भी पूछते हैं, बिल्कुल। इसका क्रम पूछते हैं। सबसे आपकी जो है पुरानी प्रतियोगिता, मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ग्रैंड स्लैम में जो आपकी चारों साल वर्ष की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, तो ये चारों जो आपकी प्रतियोगिताएं होती हैं, ये इसमें से सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? तो आपकी विंबलडन ट्रॉफी है। कौन सी है? विंबलडन ट्रॉफी है। और आज सबसे नई यूएसए नई ऑस्ट्रेलियन ओपन है सर, मतलब ऑस्ट्रेलियन है। बाद 1905 यही है शायद इसका सन।
अब देख लीजिएगा, इसको जो है देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, गेम्स का टॉपिक है। सबसे पुराना जो है आपका विंबलडन है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड स्लैम को हम अलग से पढ़ाएंगे एक दिन, पूरी क्लास अच्छे से देखेंगे। ठीक, टेनिस में 400 हाँ क्या लिखा, टेनिस में 400 सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित, क्रिया टॉप स्पिन सहित फोरहैंड में बदल जाती है। फोरहैंड में बदल जाती है। फोरहैंड में बदल जाती है। ठीक है, फोरहैंड में रूपांतरित हो जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये आपके पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल हो गए। ठीक, क्लियर भी है? ठीक है, और ऐसे कोई खेल बताइए, कुछ हो सकता है ऐसा? आप लोग सोचिए, क्या कोई ऐसा पॉजिटिव धनात्मक जो है आपका हो सकता है लर्निंग? हॉकी गोल्फ नहीं सकता। हॉकी और गोल्फ नहीं, हॉकी दूसरी चीज, गोल्फ दूसरी चीज नहीं है तो इसके शॉट्स और सब अलग है। हॉकी में जब हमको कोई मतलब बॉल को ऊपर करना होता है तब पुश करते हैं, जी। और गोल में हिट करते हैं। हार्ड उसमें सिर्फ हिट ही चलता है। हाँ, उसमें हिट ही चलता है, नहीं उसमें पुश भी करते हैं। जब कोई नजदीक वाला जो होता है तो पुश करते हैं। जैसे गोल का एरिया पूछा था कितने यार्ड का होता है बताइए। गोल्फ का हाँ गोल्फ का जो- 600 से कुछ होता हाँ, है। सही, 600 यार्ड, वेरी गुड। ठीक है, यही आपका होता है 306 उसका। हाँ। दूसरा होता है उसका पोलो का। पोलो का, जो आपका घोड़े पर जिसके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है, हाँ पोलो खेलते ही हुई थी। पोलो को चौगान भी कहते हैं। पोलो को हम दूसरा नाम चौगान भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो के बहुत शौकीन थे, और ये मृत्यु भी इसी खेल को खेलते हुए हुई। ठीक है, पोलो ही खेलते हुए। तो आगे लिखिए निगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, क्या 100 मीटर रेस का सीखा गया कौशल लॉन्ग जंप में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करेगा? 100 मीटर का देखिए, 100 मीटर का खिलाड़ी लॉन्ग जंप तो वैसे भी कर सकता है अच्छी। ठीक है, ये पॉजिटिव बिल्कुल होगा, ये पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का ही उदाहरण होगा। लेकिन सर हाँ, नहीं बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सर क्वेश्चन है आपका। क्योंकि ये आप ये भी कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड भी होता है, जो स्प्रिंटर होता है वो जंपर भी अच्छा हो सकता है। ठीक, और उसका रीजन यही है कि उसका जो अप्रोच रन है, लॉन्ग जंपर का जो अप्रोच रन होगा वो आपकी स्पीड पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि आप टेक ऑफ के पास आकर के अपनी स्पीड को कम करके आप जंप अच्छी नहीं ले सकते हो, ये भी सत्य है। तो आपके जितने भी स्टेप जो भी आप जैसे जो अच्छे लेवल के खिलाड़ी होते हैं वो अपना प्रॉपर रनवे सेट कर लेते हैं, कितना रनवे है हमारा। रेस में सर स्किल मेन मतलब पर्पज है। बिल्कुल भैया, स्किल आपका जो है रनिंग जो मूवमेंट है आपका, उसमें जो भी बताइए लॉन्ग जंप का रनवे की दूरी। लॉन्ग जंप हाँ 36 नहीं 25 से 30। चलिए, लॉन्ग जंप उसमें जैवलिन थ्रो की बताइए रनवे की दूरी। 36 देखिए मतलब जैवलिन में हाँ 36 है। जैवलिन 36 है, 40 यही कंफ्यूजन होता है 45 मीटर इन्हीं। हाँ अरविंद भाई, म्यूट हटाइए पहले। 25 से 30 मीटर 36, जैवलिन। जैवलिन 36। 36 हाँ वेरी गुड, जैवलिन का जो है 36 और लॉन्ग जंप का 25 40 से 45। ठीक है, हाँ 40 से 45। ये देखिए यही होता है भैया, क्वेश्चन देखिए आपको भी आता है, लेकिन पेपर में क्या आपके साथ हो रहा है, आप जैसे ही भूल गए लॉन्ग जंप का 36 है या जैवलिन का 36 है, समझ लीजिए सारी कहानी वहीं खत्म हो गई थी। आएगा तो यही सब पेपर में जो आपके सामने। सीना छक्का मोड़ है। ठीक है, तो जैवलिन 36 है और लॉन्ग जंप 40 से 45। ठीक है, क्लियर है?
चलिए एथलेटिक्स तरफ बाद में चलेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, हमको एथलेटिक्स ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक, ठीक, चलिए आगे डालेंगे निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए, यदि पूर्व ज्ञान कौमा अनुभव, यदि पूर्व ज्ञान कौमा अनुभव पूर्व ज्ञान कौमा अनुभव या प्रशिक्षण, पूर्व ज्ञान कौमा अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार से सीखने में कठिनाई करता है, नए प्रकार से सीखने में कठिनाई करता है या सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर से लिखिएगा, यदि पूर्व ज्ञान, मिला लीजिए, यदि पूर्व ज्ञान कौमा अनुभव या प्रशिक्षण, पूर्व ज्ञान कौमा अनुभव या प्रशिक्षण, ठीक है, या प्रशिक्षण नए प्रकार से सीखने में कठिनाई करता है या बाधा उत्पन्न करता है, इसे ही नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, इसे ही नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं, इसे ही नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, ये आपका नकारात्मक स्थानांतरण होगा, मतलब सीखने में बाधा उत्पन्न करे। पहले का जो ज्ञान है, पूर्व का ज्ञान है या अनुभव आपका है, एक्सपीरियंस है, वो जो है आप जो भी नया चीज सीख रहे हो, ठीक है, जो भी प्रशिक्षण नए प्रकार से ले रहे हो उसमें बाधा उत्पन्न करे तो आपका नकारात्मक होगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा यही कि यदि बाधा उत्पन्न करे, मतलब बाधा वर्ड अगर लिख कर आ जाता है तो नकारात्मक हो जाएगा, और सहायक तो पॉजिटिव है ही। मुख्य बात यह है कि जीरो क्या है, फिर जीरो का कोई तालमेल ही नहीं होता है एक दूसरे की स्किल का, मतलब इसमें तो तालमेल है, इसमें जो आप स्किल कर रहे हो, लेकिन वो जो आपका अनुभव है, जो ज्ञान है, वो बाधा जरूर उत्पन्न कर रहा है क्योंकि वो सही से नहीं हो पा रहा है, लेकिन जीरो का तो उस स्किल से कोई संबंध ही नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बाधा जहां पर वर्ड आता है वो आपका निगेटिव होगा, जहां पर बाधा वर्ड आ जाए वो आपका निगेटिव ट्रांसफॉर्म लर्निंग होगा। कठिनाई आए वो निगेटिव ट्रांसफॉर्म लर्निंग होगा। बाद में हो सकता है उस ज्ञान के अपने अनुभव के हिसाब से बाद में उसको सीख जाओ, लेकिन उस समय वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। हो सकता है बाद में सीख भी जाओ, जरूरी नहीं है कि आप इसमें सीखते ही नहीं हो सकता है बहुत कठिनाई, लेकिन ऐसी कठिनाई का उपयोग करके क्या मतलब है जिसमें आपका समय खराब हो, तब तक गेम हो जाएगा, तब तक तो आपका कंपटीशन निकल जाएगा, है कि नहीं भैया। जैसे आपसे ये कोई कहे, सभी को पता है कि हमारा जो पेपर है 4 और 5 अप्रैल में निर्धारित हो गया है, कंफर्म है ये डेट, श्योर है इस डेट में पेपर हो जाएगा आपका, ये भी श्योर है, ठीक। अब इसमें जो है, जो आपका पहले का अनुभव जो आपने इससे पहले पढ़ रखा है, उस सीखे हुए ज्ञान को आप आइए यहाँ पर और नए तरीके से प्रयोग करिए। तो भैया इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा कहीं मिस हो गया है, उसमें बता देंगे, ठीक है। उसको जो है नए प्रकार से, मतलब आप उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम आपको सीधी बात बता दें, आप लोग हमसे 2 साल से आप पढ़ रहे हो कम से कम, इधर तो समय हो ही गया है। आप भी क्या, मतलब सैकड़ों लोग पढ़ के जा चुके हैं यहाँ से, जिनको लगता है कि जो सर ने हमको दे दिया है उससे कल्याण हो जाएगा, तो बिल्कुल होगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी और टीचर को पकड़ लिया और वो अपने तरीके से पढ़ा रहा है और नए वर्डों का उपयोग कर रहा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बाधा हो जाएगी। मतलब देखिए, पेपर की लैंग्वेज
जो आपकी है, पेपर की लैंग्वेज है। आप ये बता दीजिए, आप लोग खुद बैठे हैं यहाँ पर, क्या मैं जो पढ़ाता हूँ कोई यूपी टीजीटी की लैंग्वेज नहीं है क्या? है। इसमें आप कोई दो राय नहीं, यूपी टीजीटी में बात कर रहा हूँ, कुछ कोई और पेपर में गारंटी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन यूपी टीजीटी मेरी पूरी गारंटी है, मैं जो लैंग्वेज पढ़ाऊंगा वही लैंग्वेज आपको मिलेगी पेपर में। तो ये आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। लेकिन आप किसी दूसरे टीचर के पास जाके पढ़िए और वो अपनी लैंग्वेज बदल के पढ़ा रहा है, और उसको ऐसा नहीं कि उससे आप सीखोगे नहीं, उससे भी आप सीखोगे, लेकिन थोड़ी बाधा होगी आपको उसको समझने में। आप हमारे पास आए, चाहे आप आज पढ़ने हैं चाहे 2 महीना बाद आइए, और पहली क्लास आपको समझ आएगी हमारी। क्यों? क्योंकि आप हमारे शब्दों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। दूसरे को समझना तब तक समय निकल जाएगा, पेपर आ जाएगा अप्रैल में, तो जब पेपर आ जाएगा तो फिर क्या है, सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इसमें आप खेल में अगर आप घुसे, अपने खेलों का उदाहरण ले लें, तो कैसे आप कह सकते हो, यदि हम किसी कौशल का प्रयोग किसी स्किल पर करते हैं तो गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि कोई भी कौशल का प्रयोग किसी अन्य स्किल पर करते हैं तो गलत प्रभाव पड़ रहा है। जब उसके संबंधित ही नहीं है, कोई उसे संबंध ही नहीं है, तो उसे बाधा तो उत्पन्न करेगा ही। आपसे ये कोई कहे कि आप जो है लॉन्ग जंप की जो टेक्निक है, कितनी टेक्निक होती है लॉन्ग जंप की? 3। कितनी होती है? पहली टेक्निक हिच किक बोल दीजिए, मत बोलिए इसको, पहले आप बोल दीजिए हैंग टेक्निक। हाँ, दूसरी आप बोल दीजिए हैंग, और तीसरी आप बोल दीजिए हिच किक या साइकिलिंग। हमने क्यों लास्ट में हिच किक को बोला? ये रीजन बात ध्यान रखना, हमने हिच किक को लास्ट में क्यों बोला, महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि हिच किक जो आपके आधुनिक टेक्निक है। ठीक है, सबसे पहले लोग हैंग करते थे, उसके बाद सेल में आए। सेल मतलब तैरना, ऐसे हाथ जो चलाते हैं उसमें पैर नहीं चलाते हैं, सिर्फ हाथ चलाते हैं और अपने बॉडी को हैंग करते हैं। हैंग का मतलब लटकना, एयर में लटकना, बॉडी को मूवमेंट करके और आगे छोड़ देते हैं। ठीक है, और हिच किक में हाथ और पैर आपके साइकिल की तरह चलते हैं, और उसके बाद हैंग, सेल और हिच किक। ठीक है, ठीक, हिच किक हैंग में थोड़ा सा वो मॉडिफाई उसको किए, थोड़ा सा टेक्निक का उपयोग, तो हाथों को चलाना सीखे, तो इसको सेल बोल दिए। तैरना, सेल मतलब तैरना, और हिच किक आपके हाथ और पैर दोनों चलते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, तो ये आपकी हिच किक है टेक्निक। 3 टेक्निक होती हैं। अब हम क्या बताते हैं, जैसे हिच किक टेक्निक का प्रयोग क्या आप हाई जंप में कर सकते हैं? हिच किक स्किल का प्रयोग, लॉन्ग जंप की स्किल का प्रयोग, हिच किक के जो आप स्किल कर रहे हो, टेक्निक कर रहे हो, उसको आप हाई जंप की फॉसबेरी फ्लॉप में कर सकते हैं, हाई जंप की जो है सीजर में कर सकते हैं। बताइए, अरे वो आप ऐसे हाथ चला रहे हो, पैर चला रहे हो, उसमें तरीका ही अलग है पूरा। तो ये बाधा आप मतलब पैरों को ऐसे चला करके तब जंप करो जा करके, तो ये क्या मतलब है ऐसी स्किल का प्रयोग उसमें? बॉलर है, नहीं हो क्यों नहीं जाएगा, हाइट नहीं उतनी क्लियर कर पाओगे आप। बॉलर है, बैटिंग हो सकता है हो तो जाएगा, उससे कम हाइट करोगे आप, 180 करोगे और उससे जो है 120 से कर पाओगे, 140 से कर पाओगे, ये चीज है। ठीक, बॉलर है, बैटिंग है, तो मतलब बैटिंग करेगा, लेकिन ये बाधा उत्पन्न करेगा उसमें। अब जो है जैसे क्या चीज, बॉलर जैसे है बैटिंग करे वो बाधा उत्पन्न नहीं, करेगा। बॉलर बैटिंग तो इसके लिए अलग हो गई, इसमें मतलब आप उसी समान स्किल में उस स्किल का प्रयोग करें। अब बैट्समैन जो है बॉलिंग में अपनी स्किल नहीं प्रयोग करेगा 6 मारने की, मतलब बॉलर जो है, मान लो बॉलर जीरो हो गई, नहीं बॉलर है, ठीक है, कोई बॉलिंग कर रहा है तो, और 6 मारने की टेक्निक अलग है, तो 6 मारने वाली टेक्निक से थोड़ी बॉल कराएगा जाके, तो इसका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक, जीरो हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इसमें जैसे एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी टेबल टेनिस का खिलाड़ी लॉन टेनिस सीखने का प्रयास करे, वो खेलने का के स्ट्रोक मतलब जो होते हैं सीखने का प्रयास करे, तो निगेटिव ट्रांसफर नहीं होगा। अरे टेबल टेनिस की खिलाड़ी की कितनी जरूरत है और लॉन टेनिस में कितना जरूरत है पता है आपको। टेबल टेनिस में हल्की हल्की कलाई जो है स्मूथली आप चला करती है, मतलब ऐसा नहीं है तेज नहीं चलती है, चलती तेज है, लेकिन लॉन टेनिस में आप पावर के साथ मारते हैं, पावर चली जाएगी। ठीक है, इसमें आपको पावर को भी जो है
कहने का मतलब जो आपका लॉन टेनिस का स्ट्रोक होगा टेबल टेनिस के स्ट्रोक से नकारात्मक स्थानांतरण होगा। तो लिखिए इसको चपलता हाँ एग्जाम्पल में लिखिए। एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी एक टेबल जो उसकी मतलब जैसे टेबल टेनिस का खिलाड़ी ऐसे कलाई चलती है ना, इस तरीके से ये ऐसे मारता है, और इसमें जो है आपका जो स्ट्रोक मारने का है लॉन टेनिस में जो पूरा हाथ खोल के मारता है स्ट्रोक, देखिए ना ये मारता है फोरहैंड मार, ये अब फोरहैंड है ठीक है, फोरहैंड मारेगा साइड से जो भी है, जैसे हम लोग इतने कभी खेल देखे नहीं, वो सब देखे करेंगे सॉरी खेले नहीं, कभी देखे तो खूब है लेकिन खेले नहीं तो उतना नहीं, लेकिन हाँ जो टेबल टेनिस है इसका जो है ये पकड़ने की इसकी पकड़ने की टेनिस तो पंजे से ही खेली जाती है। हाँ, पेन होल्ड ग्रिप ऐसे पकड़ा, पंजिस कैसे आप कह देंगे खेल? पेन होल्ड ग्रिप सर ऐसे पकड़ा जाता है। हाँ पेन होल्ड hold ग्रिप grip होती है, ऐसे इसमें ग्रिपें होती हैं जी ऐसे ठीक है, पेन होल्ड ग्रिप। ऐसे। तो ये आप जो है इस तरीके से ये मारते हैं ठीक, और उसमें जो है पूरा हाथ खोल तो लिखिए मतलब इसी कलाई से ही मतलब हाँ आप सही बात बोले हैं, कलाई से ठीक है, मुख्य कलाई हाथ नहीं कर सकते हैं। एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी। ये जब एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी लॉन टेनिस एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी लॉन टेनिस के स्ट्रोक सीखने का प्रयास करता है, एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी लॉन टेनिस तो समझे रहे होंगे, लॉन टेनिस बॉल कौन सी होती है, टेनिस बॉल की वो हरी वाली होती है, पीली हाँ पीले कलर में सुहाबन के कलर में ठीक है। जब एक टेबल टेनिस का खिलाड़ी लॉन टेनिस के स्ट्रोक सीखने का प्रयास करता है तो कलाई की चाल का ढंग, देखिए यही है ना मेन, तो कलाई की चाल का ढंग, तो कलाई की चाल का ढंग, कलाई की चाल का ढंग लॉन टेनिस के स्ट्रोक के साथ लॉन टेनिस के स्ट्रोक के साथ हस्तक्षेप करता है, लॉन टेनिस के स्ट्रोक के साथ हस्तक्षेप करता है, मतलब बाधा उत्पन्न करता है ठीक है। टेबल टेनिस का खिलाड़ी जो स्ट्रोक है वो स्ट्रोक आप लॉन टेनिस में प्रयोग नहीं कर सकते, वो बाधा उत्पन्न करता है ठीक। क्लियर है ना भैया ये? आगे लिखिए जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए यदि किसी नए सीखे गए कौशल का संबंध यदि किसी नए सीखे गए कौशल का संबंध पुराने कौशल से ना हो मतलब किसी नए सीखे गए कौशल का संबंध किसी पुराने कौशल से ना हो, जो भी आपने नया सीखा है और पुराने से कोई उसका संबंध ही ना हो, तो बताइए क्या जो पहले का जो आपने कौशल सीखा था उस पर नया वाला कौशल कोई प्रभाव डालेगा? या कौशल की जगह पर आप ज्ञान लिख लीजिए, कौशल काट के ज्ञान लिख लीजिए, कौशल काट दीजिए, इसको हम एग्जांपल में ले लेंगे, ज्ञान लिख दीजिए, सिर्फ कौशल काट दीजिए। क्या जैसे शुरुआत से बोले आपने क्या लिखा है? नहीं है वो भी सही, आप ज्ञान लिख लीजिए और अच्छा सीखे गए ज्ञान का संबंध हाँ पुराने ज्ञान से ना हो। कौशल भी वर्ड गलत नहीं है, वो भी ठीक है, कॉपी करके दोनों हाँ दोनों कर लीजिए आगे करके, वो भी गलत नहीं है वर्ड।
ठीक है, मतलब जो आपने भैया पहले सीखा था और आज जो आपने सीखा उसका कोई संबंध ही ना हो, यानी कि आपने एक नई स्किल सीखी है। हम फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, ठीक है, और हम 2 साल बाद 4 साल बाद बीटेक करके और इंजीनियर बन जाए। आप बताइए हमारे फिजिकल एजुकेशन संबंध बीटेक से क्या है, इलेक्ट्रीशियन से क्या है संबंध? कोई संबंध है? जीरो है ये। अरे बिजली खंभे में कौन सी जरूरत है बताओ, जो है एनाटॉमी की, मतलब कि जो है मांसपेशी हमारी कांटेक्ट में लेकिन अगर मतलब चढ़ना एक अलग बात है, इसमें मसल्स आपकी इन्वॉल्व है, लेकिन मतलब फिजिकल एजुकेशन संबंध इससे कोई नहीं है, इंजीनियरिंग से कोई संबंध नहीं है कि नहीं भैया? तो ऐसे ही कोई नई मतलब जो आपने स्किल सीखी थी, मान लीजिए आपने क्रिकेट में जो है पुल शॉट सीखा था, आपने पुल शॉट सीखा था, अब क्रिकेट का संबंध फुटबॉल में कोई पुल शॉट से है? बिल्कुल हट के उससे बताइए, उसमें एक उपकरण से खेल रहे हैं, इसमें पैरों से खेल रहे हैं, है कि नहीं भैया? जीरो ट्रांसफर आपका। हाँ, जीरो ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसमें जो है लिखिए जैसे तैराकी का संबंध, तैराकी के सीखने का, तैराकी के सीखने का संबंध, तैराकी के सीखने का संबंध टेनिस स्ट्रोक पर, टेनिस स्ट्रोक सीखने पर, तैराकी सीखने का संबंध टेनिस स्ट्रोक सीखने पर फिर से बोलिए क्या लिखा? तैराकी के सीखने का संबंध काट दीजिए बस, तैराकी के सीखने का, ठीक है, संबंध काटिए आप लोग। फिर क्या लिखा? टेनिस स्ट्रोक सीखने का, टेनिस स्ट्रोक सीखने पर, हाँ ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तैराकी के सीखने का टेनिस स्ट्रोक सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ठीक है, तैराकी के सीखने का, तैराकी के सीखने का टेनिस स्ट्रोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे भैया आपने तैराकी सीखी है, तो तैराकी में आपका जो है प्रयोग अधिकतर मतलब शोल्डर या मतलब होल बॉडी का होता है, ऐसा नहीं है, इसमें तो पूरा बॉडी ही सक्रिय रहता है। लेकिन टेनिस के स्ट्रोक से क्या मतलब है? तैराकी में कौन सा स्ट्रोक आप मानने जाओगे? उसमें आप स्ट्रोक ले रहे हो, आप बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक जो भी आप प्रयोग करते हो टेक्निक का प्रयोग, लेकिन टेनिस स्ट्रोक इसमें ऐसे कौन सा अंदर पानी मारते हो जो टेनिस के स्ट्रोक ले रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये आपका क्या होगा? जीरो होगा, कोई मतलब ही नहीं है। हम टेनिस वाला ऐसे कौन सा भैया पहने के अंदर हाथ चला के जो है तैरेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आगे लिखिए अगला एग्जाम्पल, एक टेनिस का खिलाड़ी, लॉन टेनिस का खिलाड़ी या टेनिस का खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करे तो शून्य ट्रांसफर लर्निंग हुआ। एक टेनिस का खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करे, एक टेनिस का खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करे, एक टेनिस का खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करे, तो ये क्या होगा आपका? जीरो ट्रांसफर लर्निंग होगा। टेनिस के खिलाड़ी का गोल्फ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भैया। गोल्फ में देखिए ना, मानने का तरीका अलग है, टेनिस में मानने का तरीका अलग है, ठीक। ये आपके जो है एग्जाम्पल हो गए। पेपर में आप यही सब एग्जाम्पल भी पेपर में ही आते हैं, पॉजिटिव में ज़्यादा आता है। और निगेटिव का आप देख लीजिए, अभी तक जो आया है क्वेश्चन यही आया है, बाधा वाला बात। आप देखिए ना, निगेटिव से जो भी क्वेश्चन आया है यही आया है, सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, लोग शून्य मार देते हैं, ठीक। सीखने में बाधा उत्पन्न करता है और लोग शून्य टिक मार देते हैं, ये सत्य बात है बिल्कुल। ये भी है कि नहीं? ऐसा बताइए आप, सीखने में बाधा और लोग पहला ऑप्शन होगा शून्य मार देंगे, लेकिन शून्य में क्या होता है? उस स्किल का संबंध उससे कोई होता ही नहीं है, वही शून्य है। उसमें तो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, निगेटिव में
मतलब बाधा उत्पन्न कर देता है। ठीक, तो आगे लिखिए प्रशिक्षण के हाँ, प्रशिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत। क्या होगी? थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत। तो इसमें पहला आप लिख लीजिए पहला आप लिखिए औपचारिक मानसिक अनुशासन का सिद्धांत किसने दी? पहला है औपचारिक मानसिक औपचारिक मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। हाँ, पहला आपका है औपचारिक मानसिक अनुशासन का सिद्धांत। औपचारिक मानसिक अनुशासन का सिद्धांत ये किसने दिया भैया? गेट्स ने। किसने दिया? गेट्स ने। यही पेपर में क्वेश्चन आता भी है कि औपचारिक मानसिक अनुशासन का सिद्धांत किसने दिया? तो आप क्या कहेंगे? गेट्स। ठीक है, दूसरा लिखिए समान तत्वों का सिद्धांत। बताइए भैया आप लोग कौन दी? समान तत्वों का सिद्धांत। नहीं भैया, समान तत्व थॉर्नडाइक। समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक, भूल गए? थॉर्नडाइक। समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक। समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। समांगीकरण का सिद्धांत चार्ल्स वुड। ठीक, समांगीकरण का सिद्धांत। समांगीकरण का सिद्धांत। समांगीकरण का सिद्धांत चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड। समांगीकरण का सिद्धांत चार्ल्स वुड ने दिया। ठीक है, अगला है आपका जागृति आदर्शों का सिद्धांत। ठीक, हाँ, जागृति आदर्शों का सिद्धांत। जागृति आदर्शों का सिद्धांत। यही सब पेपर में क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को यही सब रख लेना है। WG बैगले। ठीक है, WG बैगले। WG बैगले। WG बैगले। जागृति आदर्शों का सिद्धांत। अगला है द्विकारक का सिद्धांत। हाँ, द्विकारक का सिद्धांत। द्विकारक का सिद्धांत कौन है? स्पेयरमैन। एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने। ठीक, एक कारक का सिद्धांत। तो लिखिए मुझे एक कारक का सिद्धांत।
नहीं सही है। ये वो स्टैंड है। ठीक, ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है। स्टैंड भी है सर। विलियम स्टैंड है, बुद्धि बुद्धि लब्धि बुद्धि लगी विलियम स्टैंड, बुद्धि आईक्यू। स्टैंड हाँ, वो विलियम स्टैंड है। बुद्धि लब्धि का ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है। ठीक है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत ये आपका। तो इसमें आज इतना ही रखिए, ये आगे कंप्लीट हो गए हैं। कल आपका जो है पर्सनालिटी शुरू हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण, कल का बता रहे हैं। कल आप लोग बताइए, स्कूल का है? स्कूल तो होगा ही। एक कारक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, अल्फ्रेड बिने। वो तो हो गया है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। हाँ, अल्फ्रेड बिने, बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक, 100%। ये आगे आएगा भी, पढ़ाएंगे भी हम। यहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं इसको, आगे पढ़ाएंगे। जब बुद्धि लब्धि पढ़ाएंगे, आईक्यू लेवल, आईक्यू, तो उसमें हम पढ़ाएंगे इसमें। और कल से बहुत अच्छा टॉपिक चलेगा आपका पर्सनालिटी। हाँ, पर्सनालिटी में जो है आपका सारी पर्सनालिटी, और ये मान चलिए पर्सनालिटी से कम 3 से 4 क्वेश्चन। ऐसा है कि नहीं अरविंद भाई? पर्सनालिटी से कम 3 से 4 क्वेश्चन। हाँ, इसका नहीं, इससे पूरे 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे भाई। क्रैसमार्क, सेल्डन, ठीक है, हिप्पोक्रेटस, सभी का मतलब आता है जरूर। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल आएगा। टाइप ए कौन सा है, टाइप बी कौन सा है, सी वाले कैसे होते हैं, डी वाले कैसे होते हैं। आइजैक ने क्या बताया है इसके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में। हाँ? नहीं होते। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हिंदी में जो क्वेश्चन आया था